साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। कल जो बिहार में घटनाक्रम हुई उसकी चर्चा पूरे मीडिया जगत में फैली हुई है। कल हमने खबरों में आपको बताया था चिराग पासवान के बारे में। पहले से निमंत्रण मिला था, लेकिन वो कल प्रधानमंत्री की रैली में शामिल नहीं हुए थे। तो कल की जो प्रधानमंत्री की रैली हुई और नीतीश कुमार उनके साथ थे, राज्यपाल थे, कुछ अन्य सहयोगी दल भी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन चिराग पासवान की जहां खबरें आई थी, वहीं बाद में ये भी खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस रैली में शामिल नहीं हो रहे, जबकि एक दिन पूर्व जब वो सीतामढ़ी में कार्यक्रम कर रहे थे तो प्री प्लान था कि वहाँ से बेगूसराय जाना है और बेगूसराय वाले कार्यक्रम में उनको शामिल होना था। लेकिन अंत में खबरें आई कि वो उसमें नहीं जा रहे। इन बातों का और बिहार की राजनीति और एनडीए के समीकरण की अगर बात करें तो इसके क्या मायने हैं? क्या ये दबाव की राजनीति करने की शुरुआत है? पहले जहां नीतीश कुमार के आने के पूर्व बाकी जितने भी सहयोगी दल थे, वो जितने कंफर्ट जोन में एनडीए के साथ थे, वही नीतीश कुमार के आने के बाद कहीं ना कहीं असहज होते हुए दिखाई दिए। कई कार्यक्रमों में, कई तरह के कामों में अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो ये कई जगह देखने को मिला। आगे आने वाले समय में क्या इसका भविष्य होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल जो प्रधानमंत्री की रैली थी वो औरंगाबाद गए थे। वहाँ पे नीतीश कुमार ने मंच साझा किया। उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि जब पिछले बार आप आए थे उस समय हम इधर उधर चले गए थे। उन्होंने 400 सीट जीतने की भी बात की और साथ में रहने के कमिटमेंट को भी दोहराया। खैर, राजनीति में कमिटमेंट का कितना वैल्यू है, खास करके बिहार में, ये आप सब भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन इन बातों के इतर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का नहीं आना चर्चा का केंद्र बना रहा कि आखिर जब इन्हें निमंत्रण दिया गया था तब ये क्यों नहीं आए। क्या ये माना जाए कि ये लोग एनडीए गठबंधन को छोड़ने वाले हैं, या एक दबाव की राजनीति भाजपा के ऊपर
देने की कोशिश की गई है। इन दोनों मसलों पे आने वाले समय में ये क्लियर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये देखने से दबाव की ही राजनीति महसूस होती है। इसके पूर्व में भी आपको याद होगा 14 जनवरी के दिन जब चिराग पासवान ने एनडीए के घटक दलों को अपने आवास पे बुलाया था, उस समय एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, जो एक साथ बैठे हुए थे, और ठीक उसके दूसरे दिन इनकी वैसी ही तस्वीर दिल्ली में भी देखने को मिली थी। उस समय तक नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं आए थे, और सबसे बड़ी बात आप सभी जानते हैं कि बिहार में सीटें तो 40 ही है। सीटों के समझौते को लेकर जो मैथमेटिक्स बनाया गया था वो आज भी लगभग वैसी ही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब सब कुछ ठीक है तो आखिर फिर दबाव बनाने का कारण क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये गौर करना पड़ेगा कि जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान, इनकी जो सीटें हैं कमोबेश ये वही सीटें हैं जो जनता दल यूनाइटेड की पूर्व में सीटें रही है। अब भाजपा ये सोच रही है, आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी, बाद में इसे औपचारिक ही बताया गया और नेता लोगों की मुलाकात होती रहती है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों दल वैसे हैं। हालांकि कालांतर में चिराग पासवान की पहले से 6 सीटें थी, लेकिन इस बार पेच इसलिए फंस रहा है, कुछ सीटें जो इधर से उधर हो रही है, इसके वजह से दिक्कतें खड़ी हो गई है। जो सीट चिराग पासवान चाहते हैं वो नीतीश कुमार के खेमे में है, और जो सीटें नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे हैं वो सीटें चिराग पासवान के पास है। ऐसे में ये समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। या जितने भी सहयोगी हैं उनकी बातें करें, चाहे जीतन राम मांझी हो, वो गया से लड़ेंगे, जेडीयू की सीट है। आप जहानाबाद को देख लें, जहानाबाद में चिराग पासवान के पास मजबूत कैंडिडेट हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो काराकाट सीट चाहते हैं, वो जेडीयू की सीट है। चाहे सीतामढ़ी की बात करें, सुपौल की बात करें, ऐसे और भी भागलपुर की बात करें, ऐसी कई सारी सीटें हैं जो पहले से जदयू के खाते में रही है, और इन सहयोगियों के आने के बाद ये सीटें जदयू की ही कटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आखिर नीतीश कुमार पेच क्यों फंसा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब सरकार बनी थी और फ्लोर टेस्ट हुआ था, आपने देखा किस प्रकार से सरकार को मशक्कत करने के बाद अपनी सरकार बचानी पड़ी थी, और उसमें भाजपा का इस सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका था। हमने इससे पहले भी बताया है
कि सरकार को बचाने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार की नहीं थी। सरकार को बचाने की जिम्मेवारी भाजपा की थी, जो भाजपा ने किया भी। अपने विधायकों सहित नीतीश कुमार के विधायक जो थे उन्हें भी खोज कर सदन में लाकर प्रस्तुत करने का काम भाजपा ने ही किया था। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वहीं कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी को एक टास्क दिया गया था और कहीं न कहीं नीतीश कुमार ये चाहते थे कि कुछ विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़कर जदयू में शामिल कराया जाए और जदयू के जो संख्या बल है उसको टैली को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं उल्टी दूसरी ओर जो काम अशोक चौधरी नहीं कर पाए, आपने पिछले एक हफ्ता में देखा। 12 तारीख के बाद से उस दिन 3 विधायक टूटकर आए थे। हालांकि वो किस ओर जाएंगे ये अभी संशय बरकरार है। आरजेडी के तीनों विधायक आए थे, सरकार को सपोर्ट किया। उसके बाद आपने देखा कि 2 कांग्रेस के, 1 राजद के विधायक फिर से टूट करके आए। फिर कांग्रेस की 1 विधायिका टूट करके आई। तो जो ये टूटने का सिलसिला चालू हुआ और जो खेल अशोक चौधरी करना चाह रहे थे वो डायरेक्ट अब भाजपा कर रही है। और ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार को बेचैन कर रहा है, क्योंकि जहां एक और भाजपा अपना संख्या बल बढ़ा रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए संशय की स्थिति खड़ी हो गई। अब वो अगर चाहेंगे भी कि तुरंत फिर से हम पाला बदल लें तो वो ऐसा भी नहीं करने की स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो टूटकर भाजपा की ओर आने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर लेफ्ट की बात करें और खबरें यहाँ तक आ रही है कि राजद के भी एक बहुत बड़े वर्ग को तोड़ने की तैयारी है। ऐसी स्थिति में क्या होगा आप अच्छे से समझते हैं। अगर भाजपा बिहार के विधानसभा में जितना अनुमान लगाया जा रहा है, अगर इतने विधायक टूट जाते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। ये चीज कहीं न कहीं नीतीश कुमार को बेचैन कर रहा है और यही कारण है कि वो पेच फंसाकर दूसरे को भी उलझा देना चाहते हैं। ये सभी को पता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी और है। बहुत सारे उनके कैंडिडेट जो चुनाव लड़े थे, अगर वो इस दल में आकर भी चुनाव लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे। ऐसा बिहार में जो एजेंसियां सर्वे करवा रही है वो भी बता रही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि जदयू को जो सीटें मिलेंगी उनमें कई सीटों पर भाजपा के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे इस बार। और हमने खुद बोला है कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, सारे विभाग उनके हिसाब से दिए गए, बिहार को कैसे चलाना है उन्हें अधिकृत किया गया, तो आखिर फिर नीतीश कुमार नाराज क्यों हुए। और
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आप देख रहे हैं कि सरकार बनने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इतने दिन हो गए हैं जहां सही से कामकाज की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। इसके दो प्रमुख कारण मैंने बताए आपको। एक तो आचार संहिता लागू होने वाला है, वहां तक का वेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीट के निगोसिएशन में फाइनली क्या निकल करके आएगा, इस पे भी नीतीश कुमार की नज़रें बनी हुई है। और ये दोनों ही कारण से मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं ना कहीं फंस गया। लेकिन कल जो ये दोनों नेता नहीं पहुंचे, चिराग पासवान तो दिल्ली से नहीं आए, इसकी खबर हमने पहले की थी। देर शाम होते होते जब उपेंद्र कुशवाहा का कंफर्मेशन आया और हमने देखा कि उनके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये एनडीए की रैली नहीं थी, ये सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत उपेंद्र कुशवाहा लास्ट टाइम में इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन इसमें भी सवाल खड़े होते हैं। आपने देखा कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा किसी हाउस के सदस्य नहीं, लेकिन चिराग पासवान तो एमपी हैं, वो तो जा सकते थे। जब पशुपति पारस प्रिंस पासवान वहाँ नजर आए तो चिराग पासवान भी तो जा सकते थे। चिराग क्यों नहीं गए? ऐसे में ये कहना, कोई भी एक्सक्यूज देना कि ये रीज़न की वजह से हम नहीं गए, ऐसा नहीं है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से पूर्व में इन लोगों की तस्वीरें आई थी और सीट निगोसिएशन में बातें कहीं ना कहीं फंसती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जहां भाजपा ये चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से निगोशिएट करके अपनी सीटें ले ले जो उन्हें लड़ना है। पारस को भी वही कहा गया और जीतन राम मांझी को गया सीट चाहिए, तो उन्हें भी नीतीश कुमार से निगोशिएट करने के लिए कहा गया। इनके ऊपर लागू हो जाएगा, एक मिनट मान भी लेते हैं। क्या चिराग पासवान ऐसा करेंगे? उनकी और नीतीश कुमार की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है और कहीं ना कहीं इन सभाओं में इन दोनों नेताओं का शामिल नहीं होना एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत किया हुआ दिखाई देता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में इनकी भविष्य क्या होगी? क्या ये एनडीए में रहेंगे या एनडीए छोड़ेंगे? अगर मान लेते हैं कि अगर एनडीए छोड़ देते हैं, बहुत सारे मीडिया घराने ये कह रहे हैं और ये खबरें लगातार चलती रहती है कि चिराग तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, वहाँ से कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। ये अगर करना होता तो जब नीतीश कुमार एनडीए में आए थे, चिराग पासवान उसी समय एनडीए से अलग हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये कहा जा रहा है, तो आप जान लीजिए साथियों कि ऐसा कभी
चिराग पासवान करेंगे नहीं। अगर वर्स्ट केस में अगर एनडीए उन्हें छोड़ना पड़ा तो जो 2020 की घटना घटी थी वही आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। वो निश्चित तौर पे जो काम 2020 में किए थे जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट को उतारकर, वही 2024 में एक बार फिर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन महागठबंधन में जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ये निश्चित तौर पे उन्हें डैमेज करेगा, क्योंकि 2020 में भी इसके परिणाम क्या आए थे ये हम सभी ने देखा है। और कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान इतना मेहनत कर कर अपने आप को यहाँ लाए हैं, वहाँ से उनकी राजनीति 5 साल और पीछे चली जाएगी। क्या इस स्थिति में चिराग पासवान हैं? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो कह नहीं सकते कि वो क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन आप सोचिए कि कोई नेता स्ट्रगल करके अपना एक जगह बनाता है और उस जगह से पहुंचकर फिर से अगर वो बैकफुट पे चला जाता है तो उसके लिए दिक्कतें कितनी ज़्यादा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे फिर से जिस प्रकार के वो नेता हैं वो फिर से उभर कर सामने आएंगे और अपने आप को मजबूती से रखेंगे। लेकिन क्या वो ऐसा डिसीजन लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और निश्चित तौर पे ये एक बगावत की राजनीति को दिखाता है और ये भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के आने के फैसले को जिस प्रकार डायरेक्ट भाजपा ने अपने सहयोगियों के बिना डिस्कशन के लाया है, इससे भी जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं असहज हुए हैं। और इसी का झांकी कल देखने को मिला। आने वाले समय में क्या नए अपडेट्स होते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में सीटों का समीकरण में जिस प्रकार से इन दलों के माध्यम से पेंच फंस रहा है, बहुत ही पेचीदा बना दिया गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्द ही सही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये पेंच राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगा ये भी देखेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन अगर पूरे तरीके से प्रधानमंत्री के कल के रैली को अगर आप देखेंगे और इससे जो चीज़ें निकलकर सामने आए, ये कहीं ना कहीं भाजपा के सहयोगियों को असहज करती है। आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठेगा हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ भी नए अपडेट्स होते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। वहीं दूसरी ओर आज तेजस्वी यादव की भी रैली है, इसके क्या परिणाम आते हैं वो भी देखेंगे, फिर उसका विश्लेषण भी होगा। अभी हमारी नज़रें हैं। मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालें,
ताकि आप क्या सोचते हैं वो भी हमें पता चल सके। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।